जी ट्रिपल एस हमीरपुरा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम घनाभ और घन के आयतन और विकर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, किसी भी पात्र या किसी भी वस्तु का आयतन की अपन चर्चा करते हैं तो आयतन वह है जिसके लिए आप कह सकते हैं कि उस पात्र में कितना समा जाता है। जैसे अपन कमरे की बात करें तो आप यूँ कह सकते हैं किसी कमरे में कितनी हवा आती है, अर्थात उसका आयतन आपको ज्ञात करना है। आपसे कहे किसी बक्से में या यूँ कह सकते हैं किसी पात्र में या किसी कंटेनर में कह सकते हैं कितना पानी आता है, कितना तेल आता है, कितना घी आता है, वो आपसे यदि पूछता है इसका मतलब आपको उसका आयतन ज्ञात करना है। यूँ भी कह सकते हैं आपको एक खड्डा खोदना है, आयताकार खड्डा है, जैसे जैसे आप उसको खोदेंगे उसकी आकृति एक घन के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। कहने का मतलब उसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और गहराई, ऊंचाई को अपन गहराई के रूप में देखेंगे वहाँ पे, और उसकी गहराई होगी, इसलिए वो क्या होगा, एक तरीके से घनाभ हो जाएगा। इस प्रकार आप कहते हैं यदि आप घनाभ का आयतन ज्ञात करना चाहते हैं तो अपन कहते हैं सूत्र कैसे बना, उसकी यदि आप चर्चा करें तो आप कहेंगे यदि आपकी एक समान आकृति है, एक समान से मतलब नीचे जितनी इसकी लंबाई है उतनी की उतनी लंबाई आपकी ऊपर है, और जितनी चौड़ाई नीचे है उतनी ही चौड़ाई ऊपर है, नीचे से ऊपर तक सेम लंबाई है और सेम यदि चौड़ाई है तो आप कहते हैं नीचे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो और उसको ऊंचाई से गुणा करो। नीचे वाला पृष्ठ कैसा है आपका, आयताकार, और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, और उसको आप आयतन से गुणा करेंगे, उसको ऊंचाई से गुणा करेंगे तो आपके पास में आयतन आ जाएगा। इस प्रकार आप कहते हैं घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। फिर अपन बात करते हैं घन के आयतन की। घन का आयतन क्या कहता है, घन ये कहता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की जगह आप भुजा लिख दो, तो आप कहेंगे भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, या कह सकते हैं भुजा की घात 3 या भुजा क्यूब भी अपन उसको कहते हैं। तो आप कहेंगे घन का आयतन होगा भुजा की घात 3। अब एक चीज़ आपके पास में विकर्ण, तो विकर्ण क्या होता है उसके बारे में अपन पहले चर्चा करते हैं। आप कहते हैं एक समकोण त्रिभुज होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, और समकोण के सामने की भुजा को आप क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। यदि इसी की चर्चा अपन किसी आयत के संदर्भ में करते हैं तो आप ये कहेंगे ABCD एक आयत है। ABCD क्या है, एक आयत है, और उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसलिए अपन ये मान रहे हैं कि इसका कोण भी 90 डिग्री है। और आप यदि कहते हैं इसके सम्मुख शीर्षों को, कहने का मतलब A को C से मिलाएं या फिर यूँ कह सकते हैं B को D से मिलाएं, तो जो रेखाखंड प्राप्त होता है वह इस समकोण त्रिभुज ABC के लिए तो हुआ कर्ण, लेकिन इस आयत के यदि आप संदर्भ में बात करेंगे तो वो क्या होता है, आयत का विकर्ण होता है। अब आप कह रहे हैं इस आयत का विकर्ण क्या होगा, तब अपन कहेंगे ये क्या है, लंबाई, ये क्या है, चौड़ाई, या कह सकते हैं ये जो आपकी आधार कह सकते हैं, समकोण त्रिभुज की बात करें तो इसको आप लंब कह सकते हैं और इसको आप कर्ण कह सकते हैं। तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या कहती है, कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार का मतलब लंबाई प्लस लंब का मतलब चौड़ाई स्क्वायर। तो आपके पास में इस आयत के विकर्ण का मान आया अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। लेकिन आप घनाभ के विकर्ण की चर्चा करते हैं। घनाभ जैसे मैं इस कमरे को मान सकता हूँ, तो कमरे के आप कहते हैं उस छत के उस कॉर्नर से, नीचे वाला सामने वाला जो फर्श है उसके नीचे वाले कॉर्नर से, छत का ऊपर वाला कॉर्नर, और आप कहेंगे उस कोने में जाएंगे तो फर्श का नीचे वाला कॉर्नर, यदि आपका कमरा जो है वो एक घनाभ की आकृति का है तो उसको अपन क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। अब इस विकर्ण का मान कैसे आएगा, पहले आप कहेंगे ये जो फर्श है, जैसे अपन इसी को घनाभ मान रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, पहले इस फर्श के ऊपर आप कहेंगे इस विकर्ण का मान निकालेंगे। तो ये तो एक आयत है, इसका आप मान निकालेंगे तो क्या आएगा, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। और अब मुझे मान किसका निकालना है, यहाँ से लेके इस कॉर्नर का, तो आप कहेंगे ये तो क्या है, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, और इसमें ये ऊंचाई और आ जाएगी। तब आपके पास जो समकोण त्रिभुज बनेगा उसके आधार का मान तो क्या होगा, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, और ये लंब क्या होगा, ऊंचाई। उस स्थिति में यदि आप कर्ण का मान निकालते हैं तो वो आएगा अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। इस प्रकार घनाभ के विकर्ण की लंबाई
वर्गमूल लंबाई स्क्वायर, जिसको अपन इंग्लिश में एल कह सकते हैं, इसको बी कह सकते हैं, इसको एच कह सकते हैं। इस प्रकार √L² + B² + H² भी आप कह सकते हैं शॉर्ट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बात करते हैं घन के विकर्ण की लंबाई। तो घन में तो सीधा सा काम है, जहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वहाँ पे आप क्या कहेंगे, भुजा भुजा भुजा। तो हो गया भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर को आप 3 बार जोड़ रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा 3 गुणा भुजा स्क्वायर। और जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है, इसलिए वो तो वर्गमूल 3 रहेगा। और भुजा स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है, भुजा। इस प्रकार घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र होगा वर्गमूल 3 गुणा भुजा। क्वेश्चन है आपका, 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर हैं। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पूछा है नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होती है घन की, तो हमें क्या पता होना चाहिए, घन की भुजा का पता होना चाहिए। तब आप कहते हैं आपको नए घन की भुजा ज्ञात करनी है। इससे पहले अपन बात करेंगे कि यदि आपको 2 या 2 से अधिक आकृतियों को तोड़कर पिघलाकर नई आकृति बनाई जाती है, या यूँ कह सकते हैं नई वस्तु बनाई जाती है, तब आप कहेंगे नई वस्तु का आयतन और पुरानी वस्तुओं जिनको पिघलाया है या तोड़ा है उनका आयतन क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यहाँ पर स्थिति क्या, आपने घन तो बनाया है, तो आप कहेंगे नए घन का आयतन बराबर 3 घनों को आपने पिघलाया है, तो आप कहेंगे पुराने 3 घनों के आयतनों का योग, या पुराने घनों के आयतनों का योग। इस प्रकार आप मान रहे, माना कि नए घन की भुजा कितनी है, स्मॉल है। पुराने पहला घन है उसकी भुजा है स्मॉल a1, या यूँ कह सकते हैं a1, और दूसरे की a2, तीसरे की a3। तो हम जानते हैं नए घन का आयतन, तो घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। तो नए घन के आयतन का क्या हो जाएगा, a³ बराबर पहले घन का a1³ पुराने का, दूसरे का a2³, तीसरे का a3³। अब अपन मान रखेंगे, इसका तो मान आपको ज्ञात करना है। पहले घन की भुजा 8 सेंटीमीटर, दूसरे की 6 सेंटीमीटर, तीसरे की 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 की घात 3 प्लस 6 की घात 3 प्लस 1 की घात 3। अब 8 की घात 3 का मतलब है 8 गुणा 8 गुणा 8। तो आप 8 को 3 बार गुणा करेंगे, आपके पास 500 बार आएगा। वैसे भी हमें 10 तक के घन और वापस उनके रिवर्स घनमूल याद होने चाहिए। 6 की घात 3 का मतलब 216 प्लस 1 की घात 3 का मतलब 1। अब आप कहते हैं इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 729। बायां पक्ष a³ भी है। अब आप कहते हैं जैसे यहाँ 1 की घात 2 होता है, वो इधर आकर वर्गमूल में बदलता है, अर्थात घात 1/2 में बदलता है। इसी प्रकार यहाँ पे घात यदि 3 है, वो इधर आकर काय में बदलेगी, 1/3 में। तब आप कहेंगे यदि a का मान आपको निकालना है तो वो हो जाएगा 729 की घात 1/3। और 729 का घनमूल जो है, या यूँ कह सकते हैं घात 1/3 है, उसका मान होता है 9। इस प्रकार नए जो घन है उसकी भुजा कितनी है, आपकी 9 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, वो होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। और भुजा का मान कितना है, 9। तो 6 गुणा 9 की घात 2, और 9 की घात 2, इसका मतलब 9 गुणा 9, वो कितना हो जाएगा, 81। फिर आप 6 को 81 से गुणा करेंगे, 6 कम 6, 8 6 48। तो आपका आंसर आएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर है। दीवार बनाने में 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटें लगेंगी। तो अपन बात करते हैं, आप कोई भी दीवार बनाते हैं उसमें ईंटें अपन क्या करते हैं, लगाते हैं। और दीवार में कितनी ईंट आप लगा रहे हैं या कितनी ईंट आ रही हैं, वो क्या हुआ, दीवार का आयतन हुआ। तब आप कहते हैं दीवार का जितना आयतन होगा, मान लीजिए उसमें 50 ईंट लगी, वो 50 ईंट के आयतन के बराबर होगा। तो अपन पहले मान लेंगे, माना कि दीवार में लगी ईंटों की संख्या बराबर x। अब आप कहते हैं ईंट कैसी आकृति है, घनाभ की। इसी प्रकार दीवार कैसी आकृति है, वो भी घनाभ की। इसलिए अपन कहते हैं x ईंटों का आयतन, अर्थात x घनाभ के आकार की ईंटों का आयतन, अर्थात घनाभ का आयतन का सूत्र लगेगा, बराबर दीवार का आयतन। इस प्रकार आप कहते हैं दीवार भी घनाभ की आकृति है, तो यहाँ भी घनाभ के आयतन का सूत्र, अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा
ऊंचाई लगेगा। अब आपको यहाँ x ईंटों का आयतन कितना होगा, x गुणा एक ईंट का आयतन के बराबर होगा। एक ईंट की माप कितनी है ये दे रखी है आपको। तो अपनी चर्चा हुई थी इनमें से एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है। तो अपन इनको सीधा गुणा में लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर। बराबर की जगह बराबर, एक दीवार का जो आयतन है वो क्या होगा 5 मीटर गुणा 30 सेंटीमीटर गुणा 3 मीटर। सामान्यतः अपन जब भी समीकरण लिखते हैं तो वहाँ ये इकाई नहीं लिखते हैं, सेंटीमीटर या मीटर नहीं लिखते हैं। लेकिन ध्यान रखो यहाँ लिखने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि दीवार की तीनों माप कैसी हैं, सेंटीमीटर में है। सॉरी, ईंट की तीनों माप कैसी हैं, सेंटीमीटर में। और दीवार की 2 माप तो मीटर में और 1 माप सेंटीमीटर में है। इसलिए हमें इसको लिखने की आवश्यकता पड़ी। क्यों? क्योंकि 5 मीटर जो है वो सेंटीमीटर के बराबर नहीं हो सकता, पहले इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसी प्रकार इस 3 मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तब आप कह रहे हैं ये 5 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 5 में कितने हो गए 500 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ है। 3 मीटर का कितना हो गया 300 सेंटीमीटर। ये x की सारी चीज़ें तीनों चीज़ काय में गुणा में, इधर आएंगी तीनों काय में चली जाएंगी भाग में। तो ये 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 7.5 ये सारे काय में आ गए भाग में। अब आप देखेंगे ये सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, इसलिए सिर्फ संख्या बचेगी आपके पास। फिर आप कह रहे हैं 0 से 0 कैंसिल, 50 में 2 का भाग देंगे 25 बार जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 3 बचेगा। अब आप कहते हैं इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर 0 लगा देंगे और 75 चौके 300 होता है, 1 0 और है, इसलिए कितना हो गया 40। और अब आप कहते हैं 25 चौके 100 और 100 को 3 से करेंगे 300 और 300 के आगे 0 लगाएंगे 3000। इस प्रकार आपके पास आवश्यक ईंटों की संख्या कितनी आ गई 3000। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अपनों को ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो।